शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। शाम को कमांडो शेरबाज आया। मैंने उसे सारे वाकयात सुनाए तो वो सोच में पड़ गया। शाम के बारे में वो कुछ जानता था। कहने लगा, अभी तक जीप के हादसे की खबर शहर में किसी को मालूम नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस को जरूर मालूम हो गया होगा। वो लोग इस इलाके का जायजा भी ले गए होंगे। बहरहाल खा वो इसको हादसा ही समझें, लेकिन ये सारा इलाका मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगाह में आ गया है। हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मैंने कहा, क्या शहर के करीब करीब कोई दूसरी जगह तुम्हारे जहन में है? वो बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, मुझे ये बताओ कि कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है और खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट का मिशन हमें कब और किस मकाम से शुरू करना होगा। मैंने उसे कहा, डोगरा मेजर को मैंने अभी अपने ज़ेरे असर और अपना मोहताज ही रखा हुआ है। मैंने उसे बता दिया है कि आतिशी सांप अभी जिंदा है और जिस वक्त भी उसकी बीवी वर्षा सिंह के जिस्म से मेरे हाथ की बू खत्म होगी, आतिशी सांप उसे हलाक कर देगा। चुनाचे वो कुदरती तौर पर मेरा दस्तेनगर हो गया है और मेरा हर हुक्म मानने पर मजबूर है। कल रात को मैं उसके यहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें यही कहा है कि वर्षा के जिस्म में मेरे हाथ फेरने का असर सिर्फ 3 दिन तक रहता है। परसों तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। शेरबाज खान कहने लगा, ये बातें तो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें अपना कमांडो ऑपरेशन कब और किस तरह शुरू करना होगा। तुमने बताया था कि पहाड़ियों के दरमियान जेरे जमीन इंडियन आर्मी जो खुफिया प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, वहां से मर्दों और औरतों की चीखों की आवाजें भी आई थी। इससे साफ जाहिर है कि फौजी इंटेलिजेंस ने वहां खुफिया उकूबत खाने बनाए हुए हैं, जहां श्रीनगर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से औरतों और खास कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को अगवा करके ले जाया जाता है और उन्हें अजियतें देकर उनसे खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो हमें अपने इन कश्मीरी मुजाहिदों को वहां से निकालना होगा। उसके साथ ही तुम्हें ये भी मालूमात हासिल करनी होगी कि जेर जमीन मिलिट्री प्रोजेक्ट में और क्या काम हो रहा है। जाहिर है इंडियन आर्मी वहां सिर्फ टॉर्चर सेल बनाने के लिए जेर जमीन खुदाई पर इतना रुपया खर्च नहीं कर रही। मैंने कहा, ये सारी मालूमात मुझे उस खुफिया फौजी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जनरल डोगरा अर्जुन सिंह खुद ही बता देगा। मैं कल ही उससे ये राज मालूम करने की कोशिश करूंगा। शेरबाज बोला, हैदर अली, सिर्फ कोशिश ही नहीं करनी बल्कि जल्दी से जल्दी इस राज को मालूम करना है और इस बारे में ये भी मालूम करना है कि वहाँ कहीं बारूदी सुरंगें तो जमीन में नहीं दबाई हुई। अगर दबाई हुई हैं तो वो कौन सा इलाका है। मैंने शेरबाज खान को तसल्ली दी कि मैं डोगरा मेजर से जब तक सारी मालूमात हासिल नहीं कर लेता, उस वक्त तक मैं उसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा और इस फर्जी सांप को हलाक नहीं करूंगा जो मौत बनकर उसके और उसकी बीवी वर्षा के सर पर सवार है। रात का खाना हम दोनों ने उसी पुराने ठिकाने वाले मकान में बैठकर खाया। उस रोज भी सख्त सर्दी पड़ रही थी। हम खाना खा रहे थे कि बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गई। शेरबाज खान उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं जाता हूँ, मुझे किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त भी करना है। अगर मैंने कोई इंतजाम कर लिया तो सुबह सुबह आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। हम यहाँ से जितना जल्दी निकल जाएं अच्छा है। वो गिरती बर्फ में चला गया। सारी रात बर्फ गिरती रही। शेरबाज खान अभी दिन की रोशनी पूरी नहीं फैली थी कि लंबे गर्म कोट में मलबूस, सर पर चमड़े की टोपी पहने, छड़ी हाथ में लिए आ गया। वो बर्फ में सफेद हो रहा था। उसने अपने कपड़ों पर से बर्फ झाड़ी और बोला, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मैंने दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लिया है। मैं उस वक्त जोगी साधुओं वाले लिबास में नहीं था। इस लिबास को मैंने प्लास्टिक के एक थैले में डाल रखा था। अपने दोस्त सांप को चनार की लकड़ी की बनी हुई छोटी डिब्बी में बंद करके साथ ले लिया। जोगियों वाले कपड़ों का थैला भी साथ ले लिया। गर्म जैकेट के ऊपर मोम जामे का बना हुआ लंबा रेन कोट या बरसाती पहनी, सर पर कानों तक बंद ऊनी टोपी पहनी, छड़ी हाथ में ली और शेरबाज खान को साथ लेकर पुरानी कमीनगाह से निकल पड़ा। दरख्त बर्फ में सफेद हो रहे थे। रात काफी बर्फ गिर चुकी थी। क्योंकि अभी सर्द हवा नहीं चल रही थी, इसलिए बर्फ नरम थी। सख्त बर्फ पर चलना बड़ा खतरनाक होता है और अनाड़ी आदमी फिसल कर गिर पड़ता है। एक तो सख्त बर्फ पर फिसलने से चोट बहुत लगती है, दूसरे आदमी गिर पड़े तो उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई दूसरा आदमी उसे सहारा न दे, वो बर्फ से उठ नहीं सकता। उठते उठते दोबारा फिसल जाता है। दरख्तों के नीचे कई जगहों पर बर्फ नहीं थी। हम उन दरख्तों के नीचे से होकर चले जा रहे थे। टीले से उतरकर हम नीचे मैदानी इलाके में आ गए। कुछ फासले पर
श्रीनगर जाने वाली सड़क थी। बर्फबारी की वजह से सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। किसी किसी वक्त कोई लारी या कोई फौजी गाड़ी गुजर जाती। बर्फ गिरना रुक गई थी। जब तक बर्फ गिरती रहे सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब बर्फ गिरना रुक जाती है और उसके बाद हवा चलती है तो सर्दी से दांत बजने लगते हैं। हमने बर्फ पर से गुजर कर सड़क पार की और दूसरी तरफ खेतों में आ गए। वहाँ फसल की कटाई हो चुकी थी और बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमारा दूसरा खुफिया ठिकाना श्रीनगर के कुर्बो जवार में किस जगह था। सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये ठिकाना जमीन दोस्त था, यानी एक मकान के नीचे बना हुआ था, यानी एक मकान के नीचे तहखाने में था। ये मकान किसका था, किस जगह वाक़ था, ये बातें मैं जाहिर नहीं करूंगा। वहाँ हमारा साथी समद बट भी मौजूद था। दोपहर को कुछ दूसरे कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद भी हमसे मिलने आ गए। उन सब के चेहरों पर जोश इस्लाम और जहाद कश्मीर का नूर झलक रहा था। रात होने तक वो सब एक एक करके अपने अपने मिशन पर निकल गए। तहखाने में मकबूजा भारतीय फौजियों से छीना हुआ असलहा भी मौजूद था। जरूरत के मुताबिक हुर्रियत परस्त दुश्मन का मुकाबला करने के लिए यहाँ से असलहा ले जाते थे। मुझे रात के वक्त डोगरा मेजर के घर जाना था, मगर मौसम खराब होने की वजह से न गया। वैसे भी अभी अभी मेजर की बीवी वर्षा सिंह के जिस्म से मेरे हाथ की बू खत्म होने में एक दिन बाकी था। मैं उसे अगले रोज जोगी साधुओं वाला भेस बदल कर डोगरा मेजर के क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। सर्दी की वजह से मैंने अपने साधुओं वाले खद्दर के चोले के ऊपर पुराना गर्म कोट पहन रखा था। सर को खद्दर के मोटे तौलिए से ढांपा हुआ था। इस तरह सख्त सर्दी से काफी बचाव हो गया था। उस रोज बर्फ नहीं गिर रही थी। बर्फ में ढकी हुई सड़क पर से मुझे एक लारी मिल गई जो श्रीनगर शहर की तरफ जा रही थी। मैं उसमें बैठ गया। कंडक्टर ने मुझसे टिकट बिल्कुल न लिया। जैसा कि आपको अब तक मालूम हो चुका होगा कि भारत में लारियों और ट्रेनों में जोगियों और नाबीना लोगों से किराया नहीं लिया जाता। मैं एक खास मकाम पर जाकर लारी से उतर गया। यहाँ से एक बर्फ से ढका हुआ रास्ता ऊपर उस टीले की तरफ जाता था जिसके अकब में इंडियन फौजी अफसरों के क्वार्टर्स थे। क्वार्टर्स की ढलवान छतें भी बर्फ में छुपी हुई थी। डोगरा मेजर अर्जुन सिंह के फौजी क्वार्टर के आगे बरामदे में एक नौकरानी पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर आई और पानी बाहर फेंक कर जाने लगी। उसी वक्त उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे पहचान लिया और वही बर्तन बरामदे के फर्श पर रख कर हाथ बांध कर प्रणाम किया। बोली, पधारिए महाराज। साहब जी तो अभी दफ्तर गए हैं, बीबी जी घर पर हैं। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। ड्राइंग रूम में आतिशदान था जिसमें आग जल रही थी। फजा खूब गर्म थी। मैंने टोपी और ओवरकोट उतार कर एक तरफ रख दिया और उलख निरंजन का नारा लगाया। इतने में मेजर की बीवी वर्षा हाथ बांधे कमरे में दाखिल हुई और मेरे पांव छूकर वहां बैठ गई। महाराज, आपकी राह तकते मेरी आंखें थक गई थी। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि आपके दर्शन हो गए। महाराज, आज तीसरा दिन है। शाम तक मेरे जिस्म से आपकी पवित्र हाथ की खुशबू खत्म हो जाएगी। मुझ पर दया करें और मेरे जिस्म पर हाथ फेर दें ताकि मैं अग्नि सांप से महफूज रहूं। मैंने हंसकर उसके कंधे को आहिस्ता से थपथपाया और कहा, वर्षा रानी, पहले हमें कॉफी पिलाओ, फिर तुमसे बात करेंगे। ये बताओ अर्जुन सिंह, तुम्हारा पति देव कहाँ है? मुझे नौकरानी की जबानी मालूम हो गया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में गया हुआ है, लेकिन वर्षा रानी से पूछना भी जरूरी था। वो बोली, महाराज, वो तो अभी थोड़ी देर हुई ऑफिस गए हैं, मैं अभी फोन करके बुला लेती हूँ। वो उठने लगी तो मैंने उसको बाजू से पकड़कर वहीं बिठा दिया। नहीं नहीं वर्षा रानी, अभी हमें तुम्हारे पति की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मगर पहले हमारे लिए कॉफी मंगवाओ जल्दी से। वर्षा रानी ने वहीं से नौकरानी को आवाज देकर कहा कि जल्दी से कॉफी और मिठाई लेकर आओ। फिर वो हाथ बांध कर कहने लगी, महाराज, आज का दिन तो अग्नि सांप मुझे डसने नहीं आएगा ना। मैंने उसके लंबे रेशमी बालों पर हाथ फेर कर कहा, बाल का तुम क्यों परेशान होती हो? हम जो तुम्हारे साथ हैं, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उठो और हमारे साथ सोफे पर बैठ जाओ। वर्षा रानी कालीन पर से उठकर मेरे बिल्कुल साथ लगकर सोफे पर बैठ गई। ये लोग जोगियों सन्यासियों के पास बैठने, उनके जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाने को मायूब नहीं समझते, बल्कि वो तो ये समझते हैं कि बल्कि हिंदुओं का यह अकीदा भी है कि अगर किसी जोगी सन्यासी के जिस्म के साथ अपना जिस्म लग जाए तो उनके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। चुनाचे वर्षा भी मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे वर्षा रानी यानी डोगरा मेजर की बीवी से कोई जिस्मानी लालच नहीं था। मेरा यह अकीदा था और आज भी है कि इंसान को हर हालत में अपना किरदार मजबूत और पाक साफ रखना चाहिए। दूसरे की बीवी और माँ बहन का एहतराम करना चाहिए, खा वो हिंदू की बीवी हो और माँ बहन ही क्यों ना हो। हमारी जंग भारत के फौजियों और इंतहा पसंद हिंदुओं से थी जो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, जिन्होंने जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर रखा था और जो भारत के मुसलमानों के दुश्मन थे और उनका नामो निशान तक मिटा देना चाहते थे। हमें भारत के अमन पसंद सीधे साधे हिंदू सिखों से कोई बैर नहीं था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी।
चुनाचे मैंने वर्षा रानी से कहा, वर्षा रानी तुम ऐसा करो कि मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ जाओ। वो उसी वक्त उठकर सामने वाले सोफे पर जा बैठी। ये सोफा भी मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब था कि वर्षा के पाँव की एक पिंडली मेरे पाँव के साथ छू रही थी। इतने में नौकरानी कॉफी लेकर आ गई। वर्षा रानी ने खुद उठकर मेरे लिए कॉफी बनाई और मुझे अपने हाथ से मिठाई देते हुए कहा, महाराज ये रसगुल्ले मैंने खुद बनाए हैं। मैंने एक रसगुल्ला ले लिया। कॉफी ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून पहुंचाया था। वर्षा मुझे बड़ी मोहब्बत और अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में उस रोज मुझे अकीदत और मोहब्बत के अलावा एक और जज्बा भी नजर आ रहा था। मैं उस जज्बे को अच्छी तरह समझता था, मगर इस किस्म के जज्बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो एक खास मिशन लेकर आया था। ये मिशन जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती का मिशन था। मुझे ये मालूम करना था कि श्रीनगर की नवाही पहाड़ियों के दरमियान जो ज़ेर ज़मीन खुफिया फौजी प्रोजेक्ट बन रहा है, बल्कि बन चुका है, वहाँ टॉर्चर सेल के अलावा और क्या हो रहा है और इस प्रोजेक्ट का असल मकसद क्या है। मैंने कॉफी पीते हुए वर्षा से कहा, उस रोज हम तुम्हारे दुश्मन अग्नि सांप की खोज में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में भी गए थे, मगर अग्नि सांप बड़ा होशियार निकला। मैं उसकी बू सूंघता उसको हलाक करने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था और वो मेरी बू पाकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। वर्षा कहने लगी, महाराज ये यमदूत अग्नि नाग कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? महाराज मुझे इसका खौफ लगा रहता है, रात को नींद भी नहीं आती। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता न करो वर्षा रानी, मैं बहुत जल्द अग्नि सांप को मारकर उसकी लाश के टुकड़े तुम्हारे सामने ले आऊंगा। वर्षा रानी खुश होकर बोली, महाराज वो शुभ दिन कब आएगा? महाराज मैं आपकी हर किस्म की सेवा करने को तैयार हूँ। आप जो हुक्म करेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप मुझे आजमा कर तो देखें। मैंने उसकी मानी खेज पेशकश सुनी अनसुनी करते हुए कहा, वर्षा मैंने उस रोज ये महसूस किया है कि अग्नि सांप इन पहाड़ियों की तरफ ज्यादा रहता है। अब भी वो वहीं कहीं छुपा हुआ होगा जहाँ हमारी फौज जमीन के अंदर सुरंग बना रही है। वहाँ कई तहखाने भी हैं। क्या वहाँ कोई माल गोदाम बनाए जा रहे हैं? वर्षा रानी ने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, फिर मेरे करीब आकर बोली, महाराज आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैं चौकस हो गया। मैंने बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कहा, बाल के हमारे मन में तो देवताओं के राज छुपे हुए हैं, हम किसी को तुम्हारी बात भला क्यों बताएंगे? तुम जो कहना चाहती हो बिला झिझक कह दो। वर्षा पर उस रोज मुझे ज्यादा से ज्यादा खुश करने और अपने करीब लाने और मेरी खुशनुदी हासिल करने का भूत सवार था। कहने लगी, महाराज हमारे फौजी जमीन के अंदर सुरंग में जहरीली गैस के बम बना रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि ये बम इतने खतरनाक होंगे कि सिर्फ 4 बम सारे आजाद कश्मीर के लोगों को मौत की नींद सुला देंगे। महाराज मेरे पति को इसका पाप तो नहीं लगेगा, वो तो भारत की सरकार के कहने पर ये बम बनाने वालों की निगरानी कर रहा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें पहले ही शुबा था कि इंडियन आर्मी इस ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट में किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रही है। मैंने वर्षा से कहा, तुम्हारे पति को इसका कोई पाप नहीं लगेगा, वो तो सरकार के कहने पर ऐसा कर रहा है, सारा पाप तो सरकार को लगेगा। ये मैंने वर्षा रानी को इसलिए कहा था कि कहीं वो घबरा कर अपने खावत को ये ना कहना शुरू कर दे कि इस खतरनाक मंसूबे पर काम करना छोड़ दो, तुम्हें इसका पाप होगा, और मेजर के कुरेदने पर कहीं वो ये ना कह दे कि मुझे महाराज ने कहा था। इस तरह मेजर अर्जुन सिंह को मुझ पर मजीद शक पैदा हो सकता था कि आखिर मैं इस किस्म की बातें उसकी बीवी से क्यों पूछ रहा था। मेरे पीछे पहले ही मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई थी और बहुत मुमकिन था कि ये बात मेजर के इल्म में हो कि मेरा पीछा किया जा रहा है और वो इसलिए खामोश हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को अपना काम करते रहना चाहिए। हो सकता है मैं सचमुच दुश्मन मुल्क का जासूस निकल आऊं। चुनाचे मैंने मेजर की बीवी को पूरा इत्मीनान दिलाया कि जमीन के नीचे जिस प्रोजेक्ट में जहरीली गैस के बम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए देवता अर्जुन सिंह से नाराज नहीं है, बल्कि खुश हैं कि वो हिंदू धर्म के दुश्मनों को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया कि वर्षा बिल्कुल मुतमईन हो गई है, तो मैंने उससे कहा, इस बात का जिक्र अपने पति मेजर अर्जुन से मत करना कि तुमने मुझसे जहरीली गैस के बारे में बात की थी। वो कानों को हाथ लगाकर बोली, महाराज मैं पागल हूँ जो ऐसी बात करूंगी। अर्जुन जी ने भी मुझे कसम देकर कहा था कि किसी से बात न करना, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसलिए कि आप मनुष्य नहीं हैं, मेरे लिए देवता के बराबर हैं। मैंने कहा, शाबाश बालका, तू बड़ी धनवान है, तेरा अगला जन्म आकाश की अप्सरा का होगा। वर्षा ने खुश होकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगा लिया और बड़े जज्बाती लहजे में बोली, महाराज आप सचमुच भगवान शिव के अवतार हैं, मुझे अपनी बालिका बना लें, मुझे अपने साथ ले चलें, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं नहीं वर्षा रानी, तुम अपने घर में रहकर अपने पति की सेवा करो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है, हम किसी गैर मर्द की औरत को अपने साथ नहीं रख सकते, इसकी हमें इजाजत नहीं। नौकरानी बर्तन उठाने अंदर आई तो वर्षा रानी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि
जब महाराज मेरे पास बैठे हों तो अंदर मत आया करो, जाओ चली जाओ। नौकरानी उल्टे कदमों वापस चली गई। मुझे वर्षा रानी की नीयत में फुतूर नजर आ रहा था। वो मेरे और करीब आती जा रही थी। ये बात मुझे गवारा नहीं थी। वैसे भी ये बात मेरे मिशन के खिलाफ थी। मैंने उसे कहा, वर्षा रानी आज तीसरा दिन है, हम तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाकर तुम्हारे बदन में बू दाखिल करते हैं ताकि अगले 3 दिन तक तुम अग्नि सांप के हमले से महफूज हो जाओ। वर्षा रानी ने साड़ी शानों पर से उतार दी। कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ आप मेरे सारे जिस्म पर हाथ लगा दें, इस तरह मेरे सारे पाप भी चढ़ जाएंगे। मैंने जल्दी से उसकी कमर पर हाथ लगाया और कहा, नहीं वर्षा रानी, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अब हम जाते हैं, 2 दिन बाद आएंगे। और मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। वर्षा तो मेरे आगे बिछने लगी थी। महाराज थोड़ी देर और बैठें, आज मेरा मन आपसे बहुत बातें करने को चाहता है। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या बातें करना चाहती है। मेरे पास उसकी बातें सुनने के लिए न वक्त था और न इस किस्म की बातों से मुझे कोई दिलचस्पी थी। मैंने कहा, वर्षा रानी हम अब नहीं रुक सकते। और मैं उलख निरंजन का हल्का सा नारा लगाकर कमरे से निकल गया। अपनी नई कमीनगाह में वापस आया तो कमांडो शेरबाज खान वहां बैठा कुछ हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिदों से गुफ्तगू कर रहा था। मुझे देखकर उसने मुजाहिदों को कुछ जरूरी हिदायत दी और उन्हें रुखसत कर दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, हैदर अली दोस्त, कोई नई खबर लाए हो क्या? मैंने कहा, पहले मुझे ये साधुओं वाला लिबास उतारने दो, फिर बात करते हैं। मैंने वो लिबास उतार कर अपने गर्म कपड़े यानी जैकेट पतलून वगैरह पहनी और कमांडो शेरबाज के सामने पुराने कालीन पर बैठ गया। तहखाने में सर्दी बहुत थी। मैंने कहा, कमांडो शेरबाज, मुझे मेजर अर्जुन सिंह की बीवी की जबानी जो मालूमात हासिल हुई हैं वो तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। खुदा के लिए जल्दी बताओ। कमांडो शेरबाज का इश्तियाक और बढ़ गया। मैंने कहा, डोगरा मेजर की बीवी ने बताया है कि इस जेर जमीन प्रोजेक्ट में इंडियन मिलिट्री के जेर निगरानी जहरीली गैस तैयार की जा रही है। कमांडो शेरबाज का मुंह खुले का खुला रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? जहरीली गैस से मतलब आसाबी गैस ही हो सकता है, और आसाबी गैस तैयार करना तो अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। मैंने कहा, शेरबाज खान, अक़वाम मुत्तहिदा की भारत ने कब परवाह की है? अक़वाम मुत्तहिदा की रेगुलेशन के तहत तो भारत ने खुद तस्लीम किया था कि वो कश्मीर में रायशुमारी करवाएगा, लेकिन वो तो एक बेकार इदारा है। मेजर की बीवी की इत्तला गलत नहीं हो सकती। जेर जमीन प्रोजेक्ट में जरूर आसाबी गैस तैयार की जा रही है, जिसकी मदद से वक्त आने पर भारत आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। बल्कि मुझे यकीन है कि ये आसाबी गैस वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। हमें ये प्रोजेक्ट हर हालत में तबाह बर्बाद करना होगा। कमांडो शेरबाज खान के चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार नुमाया थे। कहने लगा, मेरे आदमियों की लाई हुई इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के दोनों खुफिया दहानों पर रात के वक्त ऊपर से नीचे फौलादी शटर गिरा दिए जाते हैं। इन फौलादी चादरों पर गोली और बम का धमाका भी कोई असर नहीं करता। इसके बावजूद दोनों बंद दरवाजों पर मुसल्लह गार्ड मौजूद होते हैं। जाहिर है दिन के वक्त हम वहां नहीं जा सकते, हमें रात के वक्त ही शबखून मारकर सुरंग के अंदर जाना होगा। तुम मेजर की बीवी के जरिए ये मालूम करने की कोशिश करो कि जेर जमीन प्रोजेक्ट के अंदर जाने का अगर कोई खुफिया रास्ता है तो वो रास्ता किस तरफ से अंदर जाता है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। मैंने कहा, अगर कोई खुफिया रास्ता वहां पर है तो मैं उसकी पूरी रिपोर्ट लाकर तुम्हें दूंगा। एक और बात भी मालूम हुई है, मगर इस बारे में तुम पहले ही से जानते हो कि इस पुरस्कार जेर जमीन प्रोजेक्ट में 3-4 टॉर्चर सेल भी हैं, जहां हमारे कश्मीरी मुजाहिदों और अगवा की हुई कश्मीरी खवातीन को अजियतें दी जाती हैं और उनसे खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। कमांडो शेरबाज बोला, अगर हम जेर जमीन प्रोजेक्ट में पहुंचने में कामयाब हो गए तो सबसे पहले अपने मुजाहिदों को रिहा करवाएंगे, उसके बाद दूसरा कमांडो ऑपरेशन शुरू करेंगे। मैंने शेरबाज से कहा, मैं अब 1 दिन बाद डोगरा मेजर के घर जा रहा हूँ। उसने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम कल ही वहाँ जाओ और जरूरी मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करो। उस रात मैं नई तहखाने वाली कमीनगाह में ही सोया। सोने से पहले देर तक दिमाग में मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करता रहा कि मुझे किस तरह डोगरा मेजर की बीवी से ये मालूमात हासिल करनी चाहिए कि उसे और उसके खावंद को भी जरा सा शक न हो। ये बड़ा नाजुक काम था। ये मालूमात डोगरा मेजर की बीवी ने अपने खावंद से हासिल करनी थी और वो इंटेलिजेंस का फौजी ऑफिसर था। उसे शक पड़ने का खदशा मौजूद था। आखिर एक तरकीब अचानक मेरे जहन में आ गई और मैं मुतमईन होकर सो गया। कमांडो शेरबाज खान मेरे करीब ही कालीन पर गहरी नींद सो रहा था। उसे रात के पिछले पहर एक अहम कमांडो मिशन पर जाना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।